हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल महासंग्राम में। अगर आप क्लास 10th में या फिर और अन्य क्लास में जैसे 9th में और 11th में भी तो इससे कुछ टॉपिक मिलते हुए यानी होते हैं, मिले जुले टॉपिक होते हैं। और तो उससे अगर आप क्लास 10th में तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है दोस्तों। तो ये क्लास 10th के लिए साइंस के लिए इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि प्रकाश क्या होता है, ये भी कर चुके थे। प्रकाश क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन ये भी देख चुके थे। और इसके बारे में दोस्तों हमने प्रकाश क्या होता है इसको भी डिस्कशन किया था, और प्रकाश का परावर्तन भी देखा था, प्रकाश का अपवर्तन भी देखा था। फिगर से भी दोस्तों समझाया था इसके पिछले वीडियो में। और प्रकाश का परावर्तन भी और इसके नियम भी क्या होते हैं दोस्तों, और ये भी पढ़ लिए थे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसको भी पढ़ लिए थे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तीसरे नंबर का जो है दोस्तों, टॉपिक वाइज चलेंगे आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे पढ़ेंगे और आसानी से समझते हुए चलेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। विवर्तन मतलब अगर कोई प्रकाश की किरण है किसी वस्तु से टकराती है, उसके बाद अगर हमारे आँखों में पड़ती है तब हम जाके उस वस्तु को देख सकते हैं। बस यही इसका विवर्तन होता है। जैसे देखो, अब देख लेते हैं क्या होता है। प्रकाश की किरणों का किसी अवरोधक से टकराकर, अभी बताया था दोस्तों, जो अगर किसी वस्तु से टकराती है जिससे अवरोधक से टकराकर उसके छाया क्षेत्र में प्रवेश करना क्या कहलाता है दोस्तों, विवर्तन कहलाता है। अब देखो विवर्तन कैसे होता है। परावर्तन के नियम सभी प्रकार के पृष्ठों पर लागू होते हैं दोस्तों, लेकिन विवर्तन में ऐसा भी नहीं होता है। आगे देखते हैं, प्रकाश के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश के कारण ही क्या कर पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश की किरणें वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है, जहां रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमसे प्रकाश किरणें टकराकर दर्पण में प्रवेश करती हैं। देखो सिंपल सी, अगर हम दर्पण में वाले चेहरा देखते हैं तो कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरणें टकराती हैं दर्पण में और प्रवेश कर जाती हैं, तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण में बन जाता है। और प्रतिबिंब से किरणें हमारी आंखों में प्रवेश कर जाती हैं, तब हमको हमारा अपना चेहरा दिखाई देने लगता है। बस ये सिंपल सा है। तो इसमें क्या होता है, जहाँ रेटिना पर होने के बाद आँखों में प्रवेश करती हैं और हमारी आँखों में प्रतिबिंब बन जाता है जो कि हमें दिखाई देता है। बस सिंपल सा। चलिए दोस्तों, अब क्या विवर्तन भी समझ लिया। विवर्तन क्या होता है, अगर मान लिया कोई भी अगर प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है, उसके बाद वो हमारी आँखों से में प्रवेश कर जाती है। आँखों में प्रवेश होने के बाद फिर हम उस वस्तु को देख पाते हैं, यही विवर्तन कहलाता है। आगे देख लेते हैं क्या होता है। आगे दोस्तों पढ़ेंगे दर्पण क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी टॉपिक है दोस्तों, दर्पण क्या होता है। दर्पण क्या होता है, ये दो पदार्थों के संयोजन से बना होता है, ठीक है। और वो पदार्थ कौन कौन से होते हैं, एक पैलेडियम होता है, एक परावर्तक पदार्थ होता है। पैलेडियम क्या होता है, पैलेडियम पर परावर्तक पदार्थ की पालिश हुई होती है। और ये दर्पण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोली दर्पण। अब देखते हैं, डिटेल से जानेंगे समतल दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण क्या होता है। चलिए दोस्तों, समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की निम्न विशेषताएं होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, वस्तु के आकार का ही बनता है। यानी जितनी वस्तु है उतनी ही वस्तु, मान लिया इतनी बड़ी अगर वस्तु है, मान लिया 1 सेंटीमीटर की वस्तु है तो 1 ही सेंटीमीटर की दिखेगी। और क्या कहता है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है दोस्तों, सीधा व आभासी बनता है, सीधा व आभासी बनता है। और प्रतिबिंब इसका कहता है, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब वस्तु रखा होता है। यानी बिंब वस्तु जो ऑब्जेक्ट होता है वही जो रखा होता है उतनी ही दूरी पर बनता है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। अब देख लेते हैं, ये दोनों को डिटेल से जानेंगे। उत्तल दर्पण क्या होता है, अगर कोई पूछे उत्तल दर्पण क्या होता है, तो उत्तल दर्पण देखो क्या होता है, जिसके उभरे हुए भाग से परावर्तन हो, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ हो, यानी जिसका उभरा हुआ क्या हो, परावर्तक पृष्ठ हो, तो उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखो इसको डिटेल से जैसे लिखा है, अगर इसको परिभाषा के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, दर्पण का दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण क्या होता है,
अवतल दर्पण में देखो अगर सिंपल सा देखा जाए तो उसमें क्या होता है, जो दबा हुआ भाग होता है वो परावर्तक पृष्ठ होता है, उसी को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। तो इसमें देखो परिभाषा के रूप में कैसे याद करेंगे, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। सिंपल सा, बहुत सिंपल सी परिभाषाएं याद हो जाएंगी। अब देखो कैसे इसको देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसको अगर देखें तो ये उत्तल दर्पण है, क्योंकि देखो इसका जो दबा हुआ भाग है ये पेंट है और ये वाला ये परावर्तक पृष्ठ है, ठीक। और इसका देखो ये वाला क्या है, इसका ये पेंट है और ये वाला पेंट नहीं है, तो यानी ये वाला कौन सा, अवतल दर्पण हो जाएगा। जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिसका यानी दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आसानी से याद हो गई होगी। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अब अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा होता है, तो देख भी चुके हैं दोस्तों। अब ये देखो, अब कुछ परिभाषाएं क्या होती हैं। परिभाषाएं इसलिए देखो ये हमको भी उसमें काम आएंगे। जैसे अगर हम कोई फिगर ड्रॉ करेंगे, यानी कौन सा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, कैसे बनेगा, तो इसलिए हमको याद होनी चाहिए। अब ध्रुव क्या होता है, मेन चीज़ क्या होता है, ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र जो होता है, यानी जहाँ से परावर्तन स्टार्ट होता है उसी पृष्ठ का केंद्र बिंदु दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है। और आगे देख लेते हैं, वक्रता केंद्र को बोलते हैं, जिसको सी से डिनोट करते हैं। तो इसको क्या, दर्पण को गोले का कटा हुआ भाग, दर्पण को गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। बस इतनी परिभाषा याद कर लेना। वक्रता केंद्र क्या होता है, गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अब देखो वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता केंद्र तो पढ़ चुके हैं, लेकिन वक्रता त्रिज्या क्या होती है। जो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है दोस्तों, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी आर से डिनोट करते हैं इसको, क्या हो जाती है, यानी देखो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो होती है उसे क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सिंपल सा, आसानी से याद हो गया होगा। आगे देख लेते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। इसमें सिंपल सा, यानी वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, मुख्य अक्ष कहलाती है। दोस्तों ये सब परिभाषाएं हम फिगर में भी एक बार बताएंगे आगे। फिर क्या कहते हैं, अवतल दर्पण की मुख्य फोकस, जब प्रकाश की किरणों अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। देखो फिर से अगर समझना है फिर से समझते हैं। देखो क्या है, अवतल दर्पण की मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस के बारे में यानी परिभाषा है। तो जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, ठीक है। मान लिया मुख्य अक्ष क्या होता है, जैसे ये हमारा देख लेते हैं इसको डिटेल से। ये मान लिया ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये हमारा रखा है अवतल दर्पण रखा है, ठीक है। तो इसके समांतर अगर हमारी कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है, आपतित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मान लिया यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, तो उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसका दोस्तों क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यानी अगला बिंदु क्या है। अगला है दोस्तों उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। जो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस जैसे अवतल में होता है वैसे उसमें भी परिभाषा हो जाएगी। तो क्या होता है, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं प्रतीत होती हैं उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, आसानी से याद हो गई होगी। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है दोस्तों, फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या होती है दोस्तों, फोकस दूरी होती है। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं दोस्तों, फोकस दूरी बोलते हैं। अब देखो आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। ये तो पढ़ लिए थे फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों। इसको आसानी से याद कर लेना और परीक्षा में हर बार क्वेश्चन 1-2 नंबर में पूछा जाता है जरूर। तो देखो मुख्य वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या को कहाँ से लिखते हैं, कैपिटल आर से लिखते हैं, कैपिटल आर से। और फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं, ठीक है। अब देखो
तो इसमें संबंध क्या होता है, देखो F बराबर R/2 होता है। देखो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी ये हो गई, और इस फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो ये हो गया, ठीक है, बस सिंपल सा। और अगर मान लेते हैं फोकस दूरी F को दर्शाते हैं तथा वक्रता त्रिज्या R को दर्शाते हैं, तथा इनके बीच के संबंध को कैसे लिखेंगे, डिनोट करेंगे, ये लिखा है दोस्तों, R बराबर 2F लिखा है। अगर इसको देखो डिटेल से लिखते हैं जैसे, तो क्या हो जाएगा, F बराबर R/2 हो जाता है, F बराबर R/2। बस देखो, अगर देखो यहाँ पे 2 इसके यानी इसके बगल इसके बटे में कितना 1 है, तो अगर F को हटाएंगे, F केवल बचाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 आ जाएगा ये वाला इधर, तो क्या हो जाएगा F बराबर R/2। ये फार्मूला होता है इसका। वक्रता त्रिज्या और फोकस क्या होता है, वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस दूरी के बीच में संबंध ये होता है दोस्तों। आप देख लेते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, लिखा है एक अवतल दर्पण, क्या लिखा है, एक अवतल दर्पण, एक मिनट दोस्तों, हाँ, कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। अब ध्यान देना दोस्तों, अवतल दर्पण अगर कहता है तो क्या फोकस दूरी माइनस में लेते हैं, कुछ भी वो माइनस में लेते हैं, तो F क्या हो जाए, -5 सेंटीमीटर। R तो हमको पता करना है, यहाँ पे देख लेते हैं R क्या पता करना है। अब देखो फार्मूला लगाते हैं, R बराबर, अगर देखा जाए तो F बराबर क्या होता है, F बराबर R/2 होता है, ठीक है। हमको पता क्या करना है, पता करना है दोस्तों हमको वक्रता त्रिज्या यानी R पता करना। तो R पता करना तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम ऐसे लिखें देखो तो क्या हो जाएगा, तो R बराबर 2F हो जाएगा, 2F, ठीक है। तो R बराबर जब 2F हो जाएगा तो इसको देखो यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई कर दो, F का मान कितना -5, तो 5 × 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, अतः दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाती है। अगला देख लेते हैं, दर्पण का द्वारक क्या होता है, द्वारक क्या होता है, इसको जहाँ से यानी कि किरणें प्रवेश करती हैं। अब देखो दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण द्वारक कहलाता है, सिंपल सा। दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। आगे देख लेते हैं, गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की विशेषताएं क्या हैं दोस्तों, इनको डिटेल से जानेंगे। अब देखो विशेषता, जैसे अवतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब, इनके द्वारा विभिन्न संभव स्थितियाँ हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच हो, और जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। चलिए दोस्तों, ये वाला जो यानी 3-4 पॉइंट है, इनको हम फिगर से समझाएंगे अगले सेशन में। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।